जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी काव्य के संध्या सुंदरी की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, पहले मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में लिखा क्या गया है। तो इस चैप्टर में दोस्तों जैसे दिन गुजर गया है, दिन गुजर रहा है और दिन गुजरने के बाद शाम जो आती है तो शाम के आने का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यानी संध्या सुंदरी यानी शाम जब आ रही थी तो उसका एक सुंदरी के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। यानी शाम के दृश्य को एक सुंदर स्त्री के रूप में मानवीकरण करके समझाया गया है। चलिए समझते हैं। बहुत ही सरल चैप्टर, बहुत ही आसान है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि दिवस, दिवस माने दिन के अवसान, दिवसावसान का मतलब दिन के अंत होने। दिवसा जैसे किसी को कहते हैं ना देहावसान हो गया, देहावसान मतलब देह का अवसान यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अवसान माने होता है दोस्तों अंत होना। तो दिवसावसान का मतलब दिवस प्लस अवसान यानी दिन का अंत होने वाला है, यानी दिन जाने वाला है। अब दिन जाने वाले का मतलब ये है कि सूर्यास्त होने वाला है या फिर कह लो दिन समाप्ति की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, दिन खत्म होने वाला है और इसी समय दिवसावसान का समय मतलब दिन खत्म होने वाले टाइम पे मेघमय मतलब बादलों से परिपूर्ण, बादलों से परिपूर्ण आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है देखिएगा, दिवसावसान का समय है यानी दिन खत्म होने वाला है और मेघमय मतलब बादलों से युक्त आसमान से एक संध्या, संध्या सुंदरी मतलब जो शाम है वो एक सुंदर परी की भांति, परी सी मतलब एक सुंदर परी की भांति धीरे धीरे आसमान से धरती में उतर रही है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, शाम का समय है और बादलों से युक्त आसमान से संध्या रूपी सुंदर स्त्री एक परी की भांति धीरे धीरे धरती में प्रवेश कर रही है, यानी आसमान से धरती में उतर रही है। ठीक है, आगे है तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। समझिएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे अब उसको यानी संध्या को एक सुंदर स्त्री मान लिया गया। शाम, संध्या माने शाम होता है। ठीक है, तो शाम को जब एक सुंदर स्त्री मान लिया गया तो सुंदर स्त्री ने कुछ वस्त्र भी धारण किए होंगे, धोती वगैरह साड़ी वगैरह पहनी होंगी। तो उस साड़ी का आंचल जो है तिमिर है, तिमिर माने अंधकार, यानी उस शाम के साथ में जो अंधकार आ रहा है ना, जैसे ही शाम आती है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। यानी कि जो सुंदर स्त्री आ रही है उसका आंचल जो है तिमिर है, यानी संध्या सुंदरी का आंचल जो है वो अंधकार है, यानी उसके साथ जो अंधकार आ रहा है वो उसके आंचल के समान है और उस आंचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, यानी उस आंचल में तनिक भी चंचलता नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि संध्या सुंदरी के साथ जो अंधेरा आ रहा है वो बहुत ही स्थिर होकर के आ रहा है, उसमें कोई भी चंचलता, कोई भी गति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसको लिखेंगे कैसे कि संध्या सुंदरी का आंचल जो है वो अंधेरा है, यानी कि संध्या सुंदरी के साथ आने वाला अंधेरा जो है वो उसके आंचल के समान लग रहा है और उसमें तनिक भी चंचलता का आभास नहीं हो रहा है। आभास माने महसूस होना। ठीक है, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, यानी जो संध्या रूपी सुंदरी आ रही है उसके दोनों होंठ जो हैं मधुर मधुर कोमल दिखाई दे रहे हैं। आगे लिखा गया है किंतु जरा गंभीर, वो ओंठ जो दिखाई दे रहे हैं, होंठ जो हैं वो गंभीर हैं। जरा गंभीर मतलब उनमें गंभीरता दिखाई दे रही है। नहीं है उनमें यानी उन होठों में नहीं है, हास माने हंसी और विलास माने आनंद, यानी उन होठों में हंसी और आनंद तनिक भी नहीं दिखाई दे रही है। वो होंठ जो है बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। गंभीर दिखने का मतलब ये है कि रात्रि जो है गंभीर होकर के आ रही है, यानी जो संध्या जो है वो बहुत गंभीर होने वाली है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि संध्या रूपी स्त्री के होंठ जो हैं
दोनों गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उनमें हंसी और प्रसन्नता तनिक भी नहीं है। और कहते हैं कवि कि हंसता है तो केवल तारा एक, केवल एक तारा हंस रहा है। यानी संध्या के साथ देखिए तारे भी निकल आते हैं, जैसे ही शाम होती है तो तारे भी निकल आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि हंसता है तो केवल तारा एक, यानी केवल एक तारा ही हंस रहा है। और वो तारा जो है गुथा हुआ है, मतलब बंधा हुआ है घुंघराले काले काले बालों से। किसके बालों से? संध्या रूपी स्त्री के बालों के बीच में वो तारा जो है गुंथा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रहा हो। यानी देखिए संध्या रूपी स्त्री के जो बाल हैं उन बालों के बीच में एक तारा गुंथा हुआ है जो हंस रहा है। ठीक है, यानी अब इसके कहने का मतलब ये है कि रात आते ही तारे भी निकल आए। ठीक है, और आगे लिखा गया है हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और वो तारा ऐसे लग रहा है जैसे वो हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। वो तारा हंसते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वह हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक माने स्नान करा रहा हो या अभिषेक कर रहा हो। आप सीधा अभिषेक कर रहा हो ऐसे लिख देंगे, स्नान करा रहा हो ये लिखना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे वो हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक करा रहा हो। अब देखिए मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन व्याख्या लिखना कैसे है वो चीज़ चलिए मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है दिवसावसान का समय, दूसरी तरफ करता है अभिषेक, डैश डैश कर देंगे। और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, सॉरी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, संध्या सुंदरी जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित संध्या सुंदरी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि निराला जी कहते हैं कि दिन की समाप्ति का समय है और बादलों से घिरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ठीक है, वह अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। संध्या के आगमन के साथ धरती पर धीरे धीरे चारों ओर अंधकार फैलने लगा है। ठीक है, अंधकार से भरा उसका आंचल एकदम शांत है, अर्थात संध्या के समय चारों ओर वातावरण में शांति व्याप्त हो गई है। उसमें तनिक भी चंचलता का आभास नहीं है। किसमें? संध्या रूपी स्त्री के आंचल में। ठीक है, संध्या रूपी सुंदरी के दोनों होंठ मधुर हैं किंतु उसके चेहरे में गंभीरता है, उसमें मोद व प्रसन्नता को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है, अर्थात उसके होंठों में मधुरता तनिक भी नहीं दिखाई दे रही है। आगे लिखेंगे संध्या के समय सुंदरी के काले काले बालों में एक तारा गुंथा हुआ है जो अभिषेक का प्रतीक है, अर्थात उसके काले घुंघराले बालों में गुंथा हुआ एक ही तारा हंस रहा है। और वह हंसता हुआ तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। ठीक है, काव्य सौंदर्य देखिए भाषा खड़ी बोली रस श्रृंगार अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक मानवीकरण और विरोधाभास भी है और गुण आपका माधुर्य हो जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे और अगला पद्यांश देखते हैं। अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाहसी अंबर पथ से चली, छाहसी अंबर पथ से चली। देखिए अब यहाँ पे वो जो संध्या सुंदरी है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो अलसता माने अलसाई हुई एक लता हो। अलसता की सी लता मतलब वो संध्या सुंदरी जो है अलसाई हुई लता के समान दिखाई दे रही है, कोई ऐसी लता जो मुरझाई हुई है, आलस से युक्त है। ठीक है, अलसाई हुई दिख रही है किंतु अलसाई होने के बावजूद भी कोमलता की वह कली है, यानी संध्या सुंदरी जो है कोमल दिखाई दे रही है। भले ही वो आलस से युक्त है लेकिन उसमें कोमलता भरपूर है। ठीक है, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, नीरवता माने होता है दोस्तों शांति। जैसे ही रात आती है चारों तरफ शांति व्याप्त हो जाती है, शांति का माहौल व्याप्त हो जाता है, तो नीरवता माने होती है शांति। यानी लिखा गया है कि वो जो संध्या सुंदरी है उनकी सहेली उनकी सखी कौन है? नीरवता। ठीक है, यानी संध्या सुंदरी की सखी कौन है? नीरवता। और संध्या सुंदरी उसी सखी यानी नीरवता के कंधे पर अपनी बाहों को डाल करके छाहसी मतलब छाया के समान
अंबर के रास्ते से चली आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ही संध्या सुंदरी आती हैं वैसे ही शांति भी चारों तरफ छा जाती है। इसका मतलब संध्या सुंदरी जो है वो नीरवता के कंधे पर अपनी बाहें डाल करके एक छाया के समान अंबर के रास्ते से, आकाश के रास्ते से धरती में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और आगे लिखा गया नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, यानी कि जो संध्या सुंदरी है वो अपने हाथों में कोई भी बीड़ा लेकर के नहीं आई है, कोई भी बीड़ा नहीं बजा रही है। अर्थात संध्या के आने से, शाम के आने से कोई भी शोरगुल नहीं होता, एकदम शांति चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, इसका मतलब ये है कि ना ही हो रहा है अनुराग राग, मतलब प्रेम के संगीत का, प्रेम के संगीत की ध्वनियाँ जो हैं, प्रेम के संगीत की ध्वनियाँ जो हैं चारों तरफ नहीं सुनाई दे रही हैं। नहीं होता मतलब कहीं पर भी प्रेम के गीतों का आलाप यानी शोरगुल नहीं हो रहा है शाम के आते ही। ठीक है, नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, यानी संध्या रूपी सुंदरी जो पायल पहने हुए हैं, नूपुर पहने हुए हैं, उसमें भी तनिक भी रुंझुन नहीं है, अर्थात वो पायल भी नहीं बज रहे हैं। साथ ही आगे लिखा गया है कि सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है? अव्यक्त शब्द सा। अव्यक्त शब्द सा मतलब अव्यक्त माने जो प्रकट ना हुआ हो, अव्यक्त माने जो प्रकट ना हुआ हो, केवल एक ही चीज, एक ही शब्द जो कि प्रकट ना हुए के समान सुनाई देता है, वो है चुप चुप चुप। यानी कि चारों तरफ चुप्पी साधी हुई है, चारों तरफ शांति व्याप्त है, मात्र यही शब्द जो है अव्यक्त। इसको अव्यक्त क्यों बताया गया है? क्योंकि शांति है भाई, शांति तो वैसे भी आवाज़ तो हो नहीं रही है कि उसको व्यक्त कहा जाए। यानी कि चारों तरफ एक ही शब्द मात्र चुप 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 का सुनाई दे रहा है, वो भी अव्यक्त। अव्यक्त मतलब बहुत ही मंद गति से, बहुत ही धीमी गति से। ठीक है गूंज रहा सब कहीं, मतलब चारों तरफ बस शांति ही शांति दिखाई दे रही है। बस ऐसे आपको लिखना है कि सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि चारों तरफ बस चुप 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 की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, अर्थात चारों तरफ एकदम शांति व्याप्त है। ठीक है, चलिए आप लोग एक तरफ देखिए, संदर्भ पूर्वत लिख देंगे, व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कविवर निराला ने संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताया है, फिर भी वह कोमलता की कली है। अर्थात आलस्य विद्यमान होते हुए भी उसमें कोमलता का गुण विद्यमान है। आगे कवि नीरवता को संध्या सुंदरी की सखी के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह रखे हुए छाया के समान अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती हुई चली आ रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि संध्या सुंदरी कोमल कली के समान खिली नीरवता के कंधे पर बाँह डालकर छाया के समान अंबर पथ से उतर चली हैं। उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बजती, ना ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है। ठीक है, आगे लिखेंगे उसके घुंघरुओं से भी रुंझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, अर्थात संध्या सुंदरी अपने भीतर अंधकार का साम्राज्य लेकर आ रही हैं। उसके आने से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, चारों ओर अंधकारमय वातावरण होता है। निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 का अत्यंत मंद स्वर सब जगह गूंज रहा है। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा आपकी खड़ी बोली हो जाएगी, रस श्रृंगार गुण माधुर्य, अलंकार में मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास, यमक और अनुप्रास, इतने अलंकार यहाँ पे भरे हुए हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले पद्यांश पे। अगला पद्यांश से व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही सरल है ये भी। यहाँ पे ये लिखा गया है कि व्योम मंडल, व्योम मंडल मतलब आकाश मंडल में। ठीक है, आकाश मंडल में, संपूर्ण आकाश मंडल में, और जगती तल में मतलब पृथ्वी के तल में। ठीक है, आकाश मंडल में और पृथ्वी के तल में, सोती शांत सरोवर पर। ठीक है, सोती शांत सरोवर पर मतलब ऐसी नदी, ऐसी सरोवर, ऐसा सरोवर जो शांत है, सोते हुए के समान है, ऐसे सरोवर के ऊपर। ठीक है, देखिएगा इसमें यह बताया गया है इस पद्यांश में कि सभी जगह शांति व्याप्त है संध्या सुंदरी के आने से। तो कहाँ कहाँ शांति व्याप्त है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पूरे आकाश मंडल में, पृथ्वी के तल में और सोते हुए के समान शांत सरोवर में। ठीक है, और अमल, अमल माने निर्मल यानी स्वच्छ, स्वच्छ साफ सुथरी कमल के दल में यानी कमल की पंखुड़ियों में भी। ठीक है, और सौंदर्य गर्विता मतलब अपनी सुंदरता से अभिमानित, यानी सौंदर्य गर्विता मतलब अपनी सुंदरता का घमंड जिसको रहता है। सौंदर्य गर्विता मतलब
सुंदरता का अभिमान लेकर के जो गंगा नदी बह रही हैं, उनके अति विस्तृत माने अत्यधिक फैले हुए वक्ष स्थल पर भी, यानी गंगा नदी के विशाल वक्ष स्थल पर, यानी गंगा नदी के यानी यमुना नदियों का ये सब जितनी नदियां हैं जो कि अपने सौंदर्य गर्विता मतलब सौंदर्य का इनके पास अभिमान होता है, क्योंकि नदियां बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं दिखने में। तो इन नदियों के विशाल वक्ष स्थल में, ठीक है, विशाल विशाल वक्ष स्थल में भी, यानी पूरा नदियों का जो फैलाव है उसके ऊपर भी शांति छाई हुई है। और धीर वीर गंभीर शिखर पर लिखा गया है, धीर मतलब धैर्यशाली, वीर माने बहादुर, गंभीर मतलब भयंकर, शिखर पर मतलब चोटियों पर, हिमगिरी मतलब हिमालय के, अटल माने अटल और अस्थिर, अचल माने स्थिर, ठीक है, अचल माने स्थिर, यानी कि अटल और स्थिर हिमालय के गंभीर और ऊंचे ऊंचे शिखरों में भी शांति समाई हुई है। ठीक है, आगे लिखा गया है उत्ताल तरंगा घात, उत्ताल तरंगा घात मतलब ऊंची ऊंची तरंगों के चोट से, ऊंची ऊंची तरंगों की चोट से परिपूर्ण, ठीक है, ऊंची ऊंची तरंगों की चोट से परिपूर्ण, ऊंची ऊंची तरंगों की चोट जब चलती है ना तो प्रलयकारी घन माने बादलों की गर्जना के समान लगती है, यानी जलधि माने प्रबल, प्रबल माने कह लो बहुत गहरे, यानी वह गहरा समुद्र जिसमें बहुत ऊंची ऊंची तरंगें जो हैं जब गिरती हैं तो वो प्रलयकाली बादलों की गर्जना के समान लगती हैं, उसमें भी रात्रि में शांति छा जाती है। यानी ये लिखा गया है, पीछे से अर्थ निकालो कि विशाल गहरे समुद्र में जिसकी ऊंची ऊंची तरंगों का प्रहार जो है वो प्रलयकारी बादलों की गर्जना के समान सुनाई देता है, वो भी रात्रि में वहाँ पर भी चुप 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 की ध्वनि छाई हुई है। और क्षिति में मतलब पृथ्वी में, और जल में मतलब पानी में, नभ में मतलब आकाश में, अनिल में मतलब आप लिख लेंगे अनिल अनल में, ठीक है, अनल माने अग्नि होता है, अनिल माने हवा, यानी हवाओं में, और अनिल अनल, अनल माने आप लिख लेंगे अग्नि में, अग्नि में भी सभी जगह सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, अव्यक्त शब्दस्ता मतलब वह शब्द जो व्यक्त नहीं है। अब क्या शांति भी व्यक्त की जा सकती है? नहीं, शांति में कोई आवाज़ तो होती नहीं है, यानी वह शब्द जो प्रकट नहीं है, सिर्फ एकदम अव्यक्त शब्द सा, मतलब आप ये लिखेंगे कि बहुत ही मंद स्वर से एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, चुप चुप चुप, यानी शांति शांति है, गूंज रहा है सब कहीं, यानी सभी जगह बस शांति शांति ही गूंज रही है। आकाश मंडल में भी, पृथ्वी तल में, शांत सरोवर में भी, और कमलनी के दल में भी, और नदियों के विशाल वक्ष स्थल पर भी, धीर गंभीर और हिमालय की विशाल अचल और अटल हिमालय के हिमगिरी के शिखर पर भी, ठीक है, और ऊंची ऊंची तरंगों का प्रहार जो कि प्रलयकाली बादलों के गर्जना के समान लगता है उस विशाल समुद्र में भी, ठीक है, धरती में, जल में, नभ में और वायु और अग्नि में, सभी जगह एक ही शांति 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 दिखाई दे रही है। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। देखिए, संदर्भ पूर्वत पहले की भांति आप लिख देंगे, व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कविवर निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण आकाश मंडल में, धरती पर, शांत सरोवर में, विचार मग्न कमलिनी के समूह में, अपने अनुपम सौंदर्य पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल हृदय स्थल पर, ठीक है, वक्ष स्थल पर मतलब नदियों के विशाल हृदय स्थल पर, धीर वीर और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की ऊंची चोटियों पर, ठीक है, निश्चल भार, निश्चल भार मतलब जो गतिहीन है, एकदम स्थिर है, स्थिर मस्तक के ऊपर उठते हुए शिखरों पर, यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, ठीक है, प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए, ठीक है, प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर, ठीक है, और पृथ्वी तल में, विपुल जल राशि में, प्रकाश में, आकाश में, वायु में तथा सर्वत्र माने सभी जगह व्याप्त अग्नि में केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द यानी चुप 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 गूंज रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य विद्यमान है, सभी जगह शांति का साम्राज्य विद्यमान है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, रस संयोग श्रृंगार, छंद मुक्तक, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, गुण माधुर्य। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों, अगला है आप सभी के सामने, और क्या है कुछ नहीं, और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती। समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, कवि आगे कहते हैं और क्या, और संध्या सुंदरी के बारे में लिखते हैं और क्या कुछ नहीं, और आगे की बात क्या है, कुछ नहीं, और क्या कुछ नहीं, बस एक बात है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती।
यानी संध्या सुंदरी जो है ऐसा लग रहा है जैसे मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही हो, शराब की नदी बहाती हुई आ रही हो। क्योंकि जैसे ही वो आती है आदमियों के अंदर आलसीपन आ जाता है और आदमी लोग सोने लगते हैं। तो यही चीज़ लिखा गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो संध्या रूपी सुंदरी जो है मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है और थके हुए जीवों को सस्नेह, थके हुए जीवों को मतलब वह व्यक्ति जो सारा दिन थक जाते हैं, सभी जीव, उन सभी जीवों को वो प्रेम पूर्वक, सस्नेह मतलब प्रेम पूर्वक प्याला एक पिलाती है, यानी मदिरा का प्याला पिला देती है। अर्थात सभी व्यक्तियों के अंदर आलस विद्यमान हो जाता है, सभी के अंदर निद्रा आने लगती है। और फिर आगे लिखा गया है कि सुलाती उन्हें अंक पर अपने, उनको सुलाती है, सभी जीवों को सुलाती है अपने गोद पर। अंक माने गोद पर, सभी जीवों को अपने गोद पर सुलाती है। ठीक है। दिखलाती फिर विस्मृत के अगणित मीठे सपने, दिखलाती है उनको, फिर दिखलाती है विस्मृति माने सारा जो है पहले का जो जितनी भी दुख था उन सबको भुला करके, अगणित माने असंख्यों मीठे मीठे सपने उनको दिखाती है ये संध्या रूपी सुंदरी जो है। ठीक है। और अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, यानी जब आधी रात आ जाती है तो उस स्थिर रात्रि में, उस स्थिर रात्रि में जब ये संध्या रूपी सुंदरी जो है लीन हो जाती है ना, जब ये संध्या रूपी सुंदरी जो है लीन हो जाती है तो कभी कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन करते करते कवि का बढ़ जाता अनुराग, यानी मेरा प्रेम जो है बढ़ गया, अर्थात मुझको भी अपने प्रियतमा की याद आने लगी। कहते हैं बिरहाकुल कमनीय कंठ से, और विरह से व्याकुल मेरे सुंदर कंठ से, विरह से व्याकुल मेरे सुंदर कंठ से आप माने अपने आप ही निकल पड़ता है तब एक बिहाग माने सुंदर संगीत। बिहाग माने सुबह की ओर गाया जाने वाला गीत, यानी सुबह पहर जो गाया जाता है वो गीत बिहाग कहलाता है। यानी उसी अर्धरात्रि में ये बात मैं लिखने लगा। ठीक है। उसी रात्रि को समझते समझते, उसी का वर्णन करते करते मुझको भी प्रियतमा की याद आ गई और विरह से व्याकुल होकर के मैंने सुंदर कंठ से अपने आप ही एक सुंदर संगीत लिख दिया। ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कविवर निराला कहते हैं कि संध्या काल में अस्फुट, अस्फुट मतलब जो प्रकट ना हो। ठीक है। अस्फुट लिखा गया है ना, देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। देखिए, अस्फुट या अनुभव ना होने वाले, चुप चुप के शब्द के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं है, चारों ओर शांति ही विद्यमान है। अर्थात संध्या ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, अपने आगमन से उसने संपूर्ण संसार को एक समान रूप में ला करके खड़ा कर दिया है, मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है और थके हुए प्राणियों को मदिरा का प्याला भरकर स्नेह पूर्वक पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी रात्रि में चिर निद्रा में लीन हो जाती है। वह सभी प्राणियों को उनके सुख दुख दर्द भुलाकर असंख्य मीठे मीठे सपने दिखलाती है जो उनकी इच्छाओं व कामनाओं के वशीभूत होते हैं। अतः इस प्रकार संध्या स्वयं अपने अस्तित्व का त्याग कर रात्रि में लीन हो जाती है और रात्रि के इस दृश्य को देख करके कवि का हृदय अनुराग से भर उठता है, उसे अपनी प्रिया की स्मृति सताने लगती है। परिणाम स्वरूप विरह से व्याकुल होकर के उसके कंठ से आह अर्थात वेदना के रूप में जो स्वर प्रस्फुटित होता है वही बिहाग यानी अर्धरात्रि के बाद गाया जाने वाला राग का रूप ग्रहण कर लेता है। तो बिहाग क्या होता है? अर्धरात्रि के बाद गाया जाने वाला राग, और उसी का रूप ले लेता है कवि के कंठ से निकली हुई बातें। देखिए, चैप्टर जो है कई लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है आपको समझाने की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।